हाँ भाई, पढ़ ली डीएसए, कर ली कोडिंग। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कैसे बनती है ये समझने का टाइम आ गया है। जितनी भी तुम्हारी डीएसए की नॉलेज है वो बस लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। अब उसे प्रैक्टिकली यूज करके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस कैसे बनती है ये समझते हैं। सो जितनी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये कैसे काम करती हैं, इनका बैक एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये अपने एप्लीकेशन पे मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक साथ हैंडल कर पाती हैं, क्या ऐसी स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना तुम भी सीख सकते हो। अगर तुम्हें फैंग कंपनीज में या किसी भी टॉप स्टार्टअप में जाना है तो एलएलडी की नॉलेज तो मस्ट है। एचएलडी को अच्छे से समझना है तो भी एलएलडी आनी चाहिए। अगर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम करना है, कंपनीज में काम करना है तो भी एलएलडी आनी चाहिए। सो हेलो कोडर आर्मी, मेरा नाम है आदित्य और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इस एलएलडी की सीरीज़ को। ये एलएलडी की सीरीज़ बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली रहने वाली है और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा एंटायर एलएलडी कॉन्सेप्ट्स के लिए। इसमें हम स्टार्ट से लेके एंड तक एलएलडी का हर एक टॉपिक बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ेंगे और इसके बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको कोई और एलएलडी की प्लेलिस्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो एक बार खुद से कमिटमेंट करो कि अगली 30-35 वीडियोज़ को अच्छे से देखोगे, एलएलडी अच्छे से समझोगे। पर एक बार अगर आपने समझ लिया उसके बाद आपको कोई भी एलएलडी का इंटरव्यू देते हुए कोई झिझक नहीं होगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक बार इसके प्रीरिक्विजिट डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको बस C++ आनी चाहिए। अगर आप C++ जानते हो तो ये सीरीज़ बिल्कुल आपके लिए। हम सारा का सारा सोर्स कोड C++ में ही लिखेंगे। इसके अलावा मैं जावा में भी आपको सोर्स कोड दे दूंगा, तो वो लोग जो जावा बैकग्राउंड से आते हैं वो भी सीरीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। ये किसी भी पेड कोर्स से बेटर सीरीज रहने वाली है क्योंकि हम आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। पूरा का पूरा मैं गिटहब रेपोजिटरी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम जो भी कोड इस क्लास में कर रहे होंगे वो आपको वहां पे इजीली मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, विच इज इंट्रोडक्शन टू एलएलडी। तो आ जाओ स्क्रीन पे। चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एलएलडी। ठीक है, तो आप में से ना बहुत सारे लोग डीएसए पढ़ के आए होंगे या डीएसए पढ़ रहे होंगे, राइट। तो आपको पता होता है कि डीएसए में ना बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको एक एरे दिया, मुझे उसमें एक एलिमेंट सर्च करके बताओ, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है भैया। अगर तो एरे सॉर्टेड है तो मैं लीनियर सर्च यूज़ करूँ, सो मैं बाइनरी सर्च यूज़ करूँगा, और अगर एरे अनसॉर्टेड है तो लीनियर सर्च। तो बेसिकली सर्चिंग एक एल्गोरिथम है, राइट। उसी तरह से सॉर्टिंग भी एक एल्गोरिथम है ना। तो बेसिकली मोटा मोटा कहानी ये है कि हमारे पास ना बहुत सारी आइसोलेटेड प्रॉब्लम होती है और उन आइसोलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डीएसए का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, राइट। जैसे एक एरे में एक एलिमेंट को सर्च करना एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च उसका एक सोल्यूशन है। उसी तरह एक एरे को सॉर्ट करना एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट उसका एक सोल्यूशन है। अब जब आप इस प्रॉब्लम के अराउंड जब आप सोल्यूशन फाइंड करते हो डीएसए का, उस डीएसए सोल्यूशंस के अराउंड जब आप एक कंप्लीट एप्लीकेशन को बिल्ड कर देते हो तो उसी को हम एलएलडी कहते हैं। बेसिकली जब आप एलएलडी के एक कॉन्सेप्ट के अराउंड या मल्टीपल एलएलडी के कॉन्सेप्ट्स के डीएसए के कॉन्सेप्ट के अराउंड या मल्टीपल डीएसए के कॉन्सेप्ट्स के अराउंड एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हो तो उसे हम एलएलडी कहते हैं। मुझे नहीं लगता आपको भी इतने अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो एक स्टोरी से समझते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा वो स्टोरी में समझने से। चलो देखते हैं। लेट्स से दो दोस्त हैं, एक का नाम है अनुराग और एक का नाम है मौर्य। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा स्टोरी में। लेट्स से दोनों दोस्त हैं, दोनों कॉलेज से आते हैं और दोनों की प्लेसमेंट लग जाती है कंपनी में जिसका नाम है क्विक राइड। अभी क्विक राइड क्या करती है? कुछ नहीं करती। जैसे ओला उबर है ना, राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी सेम। ये क्या करती है? किसी यूज़र को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाती है, उसकी राइड बुक करती है, उसको एक राइडर असाइन करती है, वही सब काम करती है। तो हम ना पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं, अनुराग कैसा है, मौर्य कैसा है। तो जो अनुराग है ना, उसको डीएसए बहुत अच्छे से आती है। अभी कॉलेज से निकला है, डीएसए बहुत अच्छे से कर लेता है, पर उसे एलएलडी बिल्कुल नहीं आती, पढ़ी ही नहीं कभी एलएलडी। लेकिन जो मौर्य है ना, उसको डीएसए तो आती ही आती है पर उसको एलएलडी भी बहुत अच्छे से आती है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके दोनों का पर्सपेक्टिव देखेंगे कि दोनों एक प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तब आपको समझ आएगा एक्चुअली में कि एलएलडी क्या है और वो डीएसए से कितना अलग है और वो क्या कैसे उससे अलग है, राइट। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अनुराग की बारी। लेट्स से
इन दोनों का मैनेजर अनुराग के पास आता है पहले, और अनुराग का कहता है कि अनुराग हमें ये क्विक राइड एप्लीकेशन बनानी है, तो तुम फाइंड आउट करो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम कैसे कैसे उनके सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो जब भी अनुराग एप्लीकेशन सुनता है ना, क्योंकि वो डीएसए एक्सपर्ट है, उसको एलएलडी बिल्कुल नहीं आती, तो हर चीज़ डीएसए के पर्सपेक्टिव से सोचता है। तो वो सोचता है एप्लीकेशन बनाना मतलब एल्गोरिथम लिखना, राइट। तो वो बेसिकली सीधा एल्गोरिथम में घुसने लगता है। वो कहता है कि एक राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। वो सोचता है मेजर प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक यूज़र को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाना है, राइट। तो अगर मुझे एक यूज़र को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाना है, तो मुझे वो एक रास्ता फाइंड आउट करना पड़ेगा उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक का। तो वो सोचता है कि मैं क्या करता हूँ, एक पूरी की पूरी जो सिटी होती है ना, लेट्स से ये सिटी है जिसमें सारे रास्ते होते हैं, उसके इंटरसेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये उसके कुछ इंटरसेक्शंस हैं उस सिटी के, और ये उस सिटी के रास्ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कहता है अगर मैं वो जो सिटी में जितने भी इंटरसेक्शंस हैं इनको मैं नोड्स कह दूं, क्या कह दूं, नोड्स कह दूं, और ये जितने भी इसके रास्ते होते हैं इनको मैं एजेस कह दूं, तो क्या मैं पूरी की पूरी एक सिटी को एक ग्राफ के रूप में मैप नहीं कर लूँगा। बिल्कुल सही बात है। तो वो सोचता है कि अगर मैंने पूरी की पूरी सिटी को ग्राफ के रूप में मैप कर लिया, लेट्स से ये एक ग्राफ निकल के आता है पूरी की पूरी सिटी का, राइट। ऑब्वियसली एक पूरी की पूरी सिटी का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ बनेगा, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम मान लेते हैं ये एक मैप है, ये ग्राफ है जो एक सिटी का निकल के आता है। तो अब इस ग्राफ में मुझे किसी भी यूज़र को किसी सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए बस एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट्स से वो कहता है कि मैं डाइजेस्टर एल्गोरिथम यूज़ करूँगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा, सिंपल, कहानी ख़त्म। बिल्कुल सही बात है। तो उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज सॉल्व्ड, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रॉब्लम आ सकती है किसी राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए? तो वो सोचता है एक दूसरी प्रॉब्लम भी है जो इस प्रॉब्लम से भी पहले आती है। वो ये प्रॉब्लम है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक तो आप यूज़र को बाद में लेके जाओगे, पहले एक यूज़र को एक राइडर असाइन करोगे, राइट। तो हमारे पास एक यूज़र है यू, उसको एक राइडर मिलना चाहिए, राइट। तो वो ये सोचता है कि लेट्स से एक यूज़र किसी लोकेशन पे खड़ा होगा, लेट्स से ये यूज़र की एक लोकेशन है और ये यूज़र के आसपास की लोकेशन है, तो हम उसको एक कंसेंट्रिक सर्कल से ड्रॉ करते हैं। तो वो कहता है उस यूज़र के अराउंड बहुत सारे राइडर्स भी होंगे, लेट्स से एक राइडर R1 इधर है, एक राइडर R2 इधर है, एक राइडर R3 इधर है, लेट्स से एक राइडर एक और है R4, वो बाहर कहीं यहाँ है, ठीक है। तो अब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ कि व्हाट इफ़ मैं हर यूज़र के कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्यू को मैप कर लूँ, ठीक है। और ये स्पेशल क्यू होगी, ये सिंपल क्यू नहीं होगी, ये एक प्रायोरिटी क्यू होगी। तो अगर आपको डीएसए में प्रायोरिटी क्यू आपने पढ़ी होगी, तो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? बेसिकली एक हीप एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करती है जो मिन हीप या मैक्स हीप हो सकती है। अगर प्रायोरिटी क्यू मिन हीप है मतलब उसमें सारे एलिमेंट्स सबसे ऊपर सबसे छोटा एलिमेंट होगा और उसके बाद उससे बड़ा एलिमेंट, लाइक दैट। और अगर वो मैक्स हीप होगी तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, आपको पता होगा, राइट। तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं एक पूरी के पूरे इस क्या कहते हैं यूज़र को एक हीप से, बेसिकली हर एक यूज़र को एक हीप असाइन कर दूँ, एक मिन हीप असाइन कर दूँ, और उस यूज़र के अराउंड जितने भी राइडर्स हैं उनको मैं एक हीप में डालता रहूँ। तो फॉर एग्जांपल इस में R1, R2, R3, R4 मैंने एक हीप में डाल दिया। तो अब जैसे मैं इस हीप में पॉप करूँगा मुझे सबसे क्लोजेस्ट राइडर निकल के आ जाएगा और वो मैं उस यूज़र को असाइन कर दूँगा। तो मेरी सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो उसने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके वो जाता है अपने मैनेजर के पास, ठीक है। तो तुम्हें क्या लगता है वो मैनेजर से क्या बोलेगा? मैनेजर अनुराग को बोलेगा कि देखो अनुराग, ये सब तो ठीक है, ये तो तुमने जो सॉल्व किया है वो एल्गोरिदम है, वो बस एक एल्गोरिदम है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है? बेसिकली व्हाट मैनेजर वांट्स टू से इज तुम्हारी एप्लीकेशन में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या एंटिटीज़ हैं ये तो तुमने बताया ही नहीं। उन ऑब्जेक्ट्स और एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये नहीं तुमने बताया। अच्छा, डेटा सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे एप्लीकेशन में, ये तुमने नहीं बताया। और लेट्स से मुझे यूज़र्स को नोटिफिकेशन भेजनी होगी कि यूज़र की राइड इतनी दूर है या डेस्टिनेशन इतनी दूर है, तो हम नोटिफिकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, या कल को हम पेमेंट को
पेमेंट गेटवे भी होगा हर एप्लीकेशन में, तो पेमेंट को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, ये तुमने नहीं बताया। तो ये सब तो तुमने फिगर आउट किया ही नहीं। इससे भी एक और बड़ी चीज़ कि हमारी एप्लीकेशन मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक जाएगी। तो जब मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक स्केल होगी हमारी एप्लीकेशन, तो हमारी एप्लीकेशन उसे हैंडल कैसे कर पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया अनुराग ने, क्योंकि वो सीधा जंप कर गया एल्गोरिथम पे, सीधा जंप कर गया डीएसए वाले पार्ट पे। ठीक है, तो अब देखते हैं मौर्य इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, तो आपको थोड़ा और बेटर समझ आ पाएगा। तो अब मौर्य का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मौर्य क्योंकि डीएसए एक्सपर्ट तो है ही, पर उसको एलएलडी भी बहुत अच्छे से आती है। तो वो ये सोचता है कि सबसे पहले ना इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे इस एप्लीकेशन का ढांचा बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, विच इज़ एलएलडी। डीएसए तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो वो सोचता है कि लेट्स से मेरे इस एप्लीकेशन में कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे या कौन सी एंटिटीज़ होंगी। ठीक है, तो लेट्स से वो फिगर आउट करता है कि यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, वो यूज़र जिसको राइड बुक करनी है। उसी तरह से राइडर एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स से वो कहता है लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट है। जनरली आप हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कह सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि हम किन चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही लेट्स से जैसे हमें नोटिफिकेशंस और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना था, तो ये दोनों भी एक ऑब्जेक्ट है। नोटिफिकेशन एक ऑब्जेक्ट है, पेमेंट एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, फिर वो आइडेंटिफाई करता है कि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कैसे एक यूज़र राइडर से इंटीग्रेट करेगा, एक राइडर लोकेशन से इंटीग्रेट करेगा, लाइक दैट। जब वो ये चीज़ें सोचता है, उसके बाद वो ऑब्वियसली डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी सोचता है। अच्छा, डेटा सिक्योरिटी जैसे अब हर एप्लीकेशन में ना बहुत सारा सेंसिटिव डेटा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल इस वाले एप्लीकेशन में यूज़र का मोबाइल नंबर या राइडर का मोबाइल नंबर, जैसे आपने देखा होगा ओला उबर में, एक बार अगर राइड कंप्लीट हो जाए तो राइडर को यूज़र के फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और यूज़र को राइडर के फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो उनको एक दूसरे के नंबर नहीं दिखने चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये मेरी एप्लीकेशन कैसे हैंडल कर पाएगी, वो उसके बारे में सोचता है। और वो ये भी सोचता है कि मेरी एप्लीकेशन अगर मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक स्केल होती है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को कैसे बिल्ड करूं कि वो सस्टेन कर जाए। कितने भी यूज़र्स प्लेटफॉर्म पे आ जाए, मेरी एप्लीकेशन फटे ना, मेरी एप्लीकेशन को सस्टेन कर जाए। इस तरह का मैं कोड कैसे लिखूं। जब वो ये सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को फाइंड कर लेता है, जब वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन को एलएलडी पे फोकस कर लेता है, बेसिकली उसका आर्किटेक्चर बना लेता है, तब जाके कहीं डीएसए की बारी आती है। तब जाके वो काम करता है जो अनुराग ने किया था, जो अनुराग ने 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, तब जाके वो ये काम करता है। तो अब आपको शायद थोड़ा बेटर समझ आया होगा एलएलडी और डीएसए के बीच में कंपैरिजन, राइट। तो अब जब आपको ये समझ आई गया है, अब देख लेते हैं कि एलएलडी किन चीज़ों पे एक्चुअली फोकस करता है। ठीक है, ओके। तो जब भी आप एक एप्लीकेशन बिल्ड करते हो और उसका आप लो लेवल डिज़ाइन बनाते हो, तो एलएलडी जो है ना, कुछ 3 चीज़ें हैं जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है। सबसे पहली चीज़ है स्केलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आती है मेंटेनेबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रीयूजेबिलिटी। अब क्या है ये तीनों? स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, क्या है ये तीनों? देखो, बहुत ही सिंपल टर्म्स है, बहुत ही सिंपल है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लेट्स से आपकी एप्लीकेशन जब मिलियंस ऑफ यूज़र्स तक स्केल करेगी, जब आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे यूज़र्स आने लग जाएंगे, तो आपकी एप्लीकेशन उसे कैसे सस्टेन कर पाएगी, ये बस बताता है स्केलेबिलिटी, राइट। स्केलेबल कितनी है आपकी एप्लीकेशन, हमें कोई भी नया कोड, बेसिकली नया फीचर इंटीग्रेट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी जल्दी हम उसको इजीली स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्केलेबिलिटी डील करती है। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी, ये भी बहुत सिंपल है कि आपका जो आपने कोड लिखा है, बेसिकली अपनी पूरी की पूरी लो लेवल डिज़ाइन में, बेसिकली पूरी एप्लीकेशन में जो आपने कोड लिखा है, वो कितना मेंटेनेबल है। बेसिकली कोई भी एक नया हमने फीचर डाला, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 पुराने फीचर फट जाएं। ऐसा होता है, राइट। आपने कोई नया फीचर इंटीग्रेट किया अपनी एप्लीकेशन में और 4 पुराने फीचर्स ने बग दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी एप्लीकेशन बहुत मेंटेनेबल होनी चाहिए। कोड इस तरह लिखा होना चाहिए कि नया फीचर इंटीग्रेट करना बहुत ईजी हो, जैसे स्केलेबिलिटी में हमने पढ़ा, और वो ईजिली मेंटेनेबल हो।
राइट। तो नए फीचर इंटीग्रेट करने से हमारा पुराना कोड नहीं फटना चाहिए और बहुत कम मेहनत लगनी चाहिए एक नए कोड को इंटीग्रेट करने में। इसके अलावा मेंटेनेबिलिटी बोलता है कि योर कोड शुड बी इजीली डिबगेबल। अच्छा, डिबग का मतलब सिंपली क्या होता है? बहुत सिंपल, बहुत ही न्यूमन टर्म में डिबग का मतलब होता है टू फाइंड बग। सिंपल, आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कहीं बग तो नहीं है। लेकिन एक्चुअली डिबग आप सिर्फ बग फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हो, डिबग में आप करते हो कोड को हर फेस पे चेक करने के लिए, राइट। तो आपका कोड इजीली डिबगेबल होना चाहिए, इजीली उसमें बग्स मिल जाए, हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो बग्स हैं तो, नहीं तो बहुत लीस्ट उसमें बग्स क्रिएट होने चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन 0% बग्स के साथ तो बन ही नहीं सकती, राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे मिनिमम बग्स के साथ वो बननी चाहिए। एंड लास्ट, जैसे हमने बोला था, रीयूजेबिलिटी, कि आपका कोड हाईली रीयूजेबल होना चाहिए। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है जो अभी हमने क्विक राइड एग्जांपल लिया, तो याद है उसमें मैनेजर ने बोला था कि हम नोटिफिकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे या फिर हम पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे उसका मतलब ये था कि जो नोटिफिकेशंस होती हैं या पेमेंट होती हैं ये किसी एप्लीकेशन फोकस्ड नहीं होती हैं, राइट। ये एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होती हैं। अब नोटिफिकेशन और पेमेंट तो आप किसी भी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो। कल को आप जोमेटो स्विगी का क्लोन बनाओगे, आप उसमें भी नोटिफिकेशन को या पेमेंट को इंटीग्रेट कर लोगे, राइट। तो ये सब तो बहुत ऐसा कोड होना चाहिए जो ईजिली रीयूजेबल हो, ईजिली प्लग एंड प्ले मॉडल पे काम करता हो। तो इसको हम बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। बेसिकली वो मॉडल कि हम इजीली उसको प्लग एंड प्ले कर सकें, इजीली किसी भी कोड को उठा करके किसी और एप्लीकेशन में डाल दें और वो चलना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं टाइटली कपल्ड। आपका कोड टाइटली कपल्ड नहीं होना चाहिए। टाइटली कपल्ड का मतलब आपका जो कोड लिखा गया है और आपने जो बेसिकली एल्गोरिदम्स लिखे हैं या बेसिकली आपने जो भी स्टेप्स लिखे हैं वो आपकी एप्लीकेशन के साथ टाइटली कपल्ड ना हो या फिर आपकी एप्लीकेशन से फिक्सेटेड ना हो। जैसे नोटिफिकेशन का हमने एग्जांपल दिया, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है जैसे क्विक राइड में याद है हमने सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था कि हम राइडर मैपिंग एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे कि एक यूज़र को कौन सा राइडर मिलना चाहिए। तो वहाँ पे अनुराग ने डिस्कस किया कि हम एक काम करेंगे, जो भी क्लोजेस्ट राइडर है उसको हम क्या कहते हैं इंटीग्रेट कर देंगे, उसको हम मैप कर देंगे यूज़र के साथ। बट ये जो एल्गोरिदम है ना, राइडर मैपिंग एल्गोरिदम, आपको नहीं लगता ये बहुत ही जेनरिक एल्गोरिदम है? मतलब इस एल्गोरिदम का सिर्फ इस एप्लीकेशन से लेना देना नहीं है बल्कि बहुत सारी एप्लीकेशन से लेना देना है। फॉर एग्जांपल अगेन जोमेटो स्विगी, उसमें जब आप खाना ऑर्डर करते हो जोमेटो स्विगी से, तो जो डिलीवरी बॉय आपका खाना लाएगा वो भी तो मैप होता है एक यूज़र के साथ या फिर एक रेस्टोरेंट के साथ बेसिकली, कि कौन सा डिलीवरी बॉय कौन सा रेस्टोरेंट का ऑर्डर लेके जाएगा। तो वो भी एक राइडर मैपिंग एल्गोरिदम की तरह ही है, राइट। आप इसके बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, अमेजन की डिलीवरी, ब्लिंकिट की डिलीवरी, सब में एक मैपिंग एल्गोरिदम ही चल रहा होता है कि कौन सा डिलीवरी पार्टनर, कौन सा राइडर, कौन सा पर्सन असाइन होगा किसी यूज़र को या किसी रेस्टोरेंट को या किसी ऑर्डर को। हर बार वो बदलता जाएगा पर एल्गोरिथम मोर एंड हाउ सेम रहेगा, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब बस ये था कि आपको अपना कोड इस तरह लिखना है कि आपका कोड हाईली रीयूजेबल हो। आपका कोड जो इस तरह होना चाहिए, कोई भी एल्गोरिथम, जैसे हमने राइडर मैपिंग एल्गोरिथम लिखा कि उसको हम इस वाली एप्लीकेशन से हटा के किसी और एप्लीकेशन में डाल दें तो वो चलना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज ना करनी पड़े हमें। दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ रीयूजेबिलिटी, ठीक है। तो हमने अच्छे से देख लिया एलएलडी क्या है, हमने अच्छे से देख लिया एलएलडी किन चीज़ों पे फोकस कर दिया और एलएलडी और डीएसए में क्या फ़र्क है। अब एक लास्ट चीज़ जो रह गई है बस वो देख लेते हैं, जो कि है व्हाट इज़ नॉट एलएलडी। अब आप कहोगे भैया ये कैसा क्वेश्चन है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग एलएलडी और एचएलडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आओ एक बार एचएलडी देख लेते हैं मोटा मोटा क्या होती है। देखो एचएलडी का मतलब होता है हाई लेवल डिज़ाइन, ठीक है, और हमारे एलएलडी का मतलब था लो लेवल डिज़ाइन। अब एचएलडी ना कुछ और चीज़ों पे फोकस करता है जिस पे एलएलडी फोकस नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं एचएलडी फोकस करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका टेक स्टैक कैसा होगा। टेक स्टैक का क्या मतलब, जैसे हमने कहा कि हमारी एप्लीकेशन लेट से जावा स्प्रिंग बूट पे लिखी होगी तो ये उसका टेक स्टैक हो गया, ठीक है।
तो ये आपके एप्लीकेशन का टेक स्टैक हो गया। और वो डील करता है कि आपकी एप्लीकेशन में जो डेटाबेस यूज़ होगा वो कौन सा डेटाबेस यूज़ होगा। आपको पता है हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं, हमारे पास सीक्वल डेटाबेस है, हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेस है, और भी कई तरह के डेटाबेस होते हैं, सिर्फ ये दो ही नहीं होते। बट लेट्स से हम कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे अपनी एप्लीकेशन में, हो सकता है हम सीक्वल यूज़ कर रहे हो, राइट। और वो डील करता है कि हमारी एप्लीकेशन में सर्वर्स कैसे स्केल करेंगे। अच्छा, आपने एप्लीकेशन लिखी, आपने एक्चुअली में कोड लिखा, आप उस कोड को कहीं डिप्लॉय करोगे, राइट, आप सर्वर्स पे डिप्लॉय करोगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, सर्वर स्केलिंग एक कॉन्सेप्ट होता है HLD में कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन पे बहुत सारे यूज़र्स आ जाएंगे, बहुत सारा बल्क ट्रैफिक आ जाएगा, तो आपके सर्वर स्केल कैसे करेंगे कि वो ईजिली एक्सपैंड हो जाए, राइट। तो इसको सर्वर स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो इसके साथ डील करता है, और भी वो डील करता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब एक्चुअल पैसे वाली कॉस्ट है कि बेसिकली एक सर्वर को रन करने के लिए आपको पता है ये कॉस्ट लगती है, एक आपको पैसा देना पड़ता है जिसका आप सर्वर खरीदते हो। लेट्स से आप AWS सर्वर लेते हो तो आपको उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है, राइट। तो आप चाहोगे कि आपके जो सर्वर्स हैं वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो। कल को अगर बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं तो सर्वर्स बढ़ भी जाए, पर अगर यूज़र्स कम भी हो गए ना तो सर्वर्स ईजिली कम हो जाए, आपकी कॉस्ट बच सके, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फालतू के सर्वर्स यूज़ ना करने पड़े। तो वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के साथ भी डील करता है। तो बेसिकली जब भी आप एक HLD इंटरव्यू देते हो, जब आप सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू देते हो HLD पे, तो आप ना बिल्कुल ज़ीरो के बराबर कोड लिख रहे होते हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोड लिख रहे होते हो, क्योंकि आपका सारा दिमाग, सारा कुछ चल रहा होता है उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाने में। आप बनाते हो कि लेट्स से ये यूज़र है, वो आएगा इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें कौन कौन से सर्वर्स होंगे, राइट, उसका डेटाबेस कैसा होगा। तो बेसिकली आप एक सिस्टम डिज़ाइन डायग्राम जो बनाते हो वो हाई लेवल डिज़ाइन बनाते हो, और वो बिल्कुल अलग होता है जो आप लो लेवल डिज़ाइन में क्लास डायग्राम्स बनाते हो, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा फ़र्क था HLD और LLD के बीच में। अगर आप अपना HLD का कॉन्सेप्ट हमारी क्विक राइड वाली एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहोगे और उसमें HLD क्वेश्चंस पूछोगे, तो आप उसमें यही क्वेश्चंस पूछते कि ये जो मेरी पूरी की पूरी क्विक राइड बनेगी, इसका मैं टेक स्टैक कौन सा यूज़ करूँगा, तो मैं जो डेटाबेस का यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा, सीक्वल होगा, नो सीक्वल होगा, दोनों होंगे, हाइब्रिड मॉडल बेसिकली जो होता है वो होगा, या फिर मैं सर्वर्स को कैसे स्केल करूँगा, मैं कोड को कैसे, कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करूँगा, आप ये सब चीज़ें सोचते होगे, राइट। तो ये हमारा HLD होता है। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा HLD में, LLD में और DSA में, ठीक है। तो एक लास्ट कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं HLD, LLD और DSA के बीच में, ठीक है। पहली बात तो इन तीनों के बीच में एक समानता ये है कि तीनों के तीनों एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं, तीनों मिला करके एक एप्लीकेशन बिल्ड कर पाते हैं। अब उसको आप एप्लीकेशन बोल लो, सॉफ्टवेयर बोल लो, जो भी है, पर तीनों के तीनों मिला करके ही एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाते हैं। पर ऑन दी अदर हैंड HLD फोकस करता है सिस्टम आर्किटेक्चर पे, कि उसका सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा होगा, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, जो हमने ये सारे फैक्टर्स डिस्कस किए, टेक स्टैक कैसा होगा, डेटाबेस कौन सा यूज़ होगा, ये सब, राइट। LLD फोकस करता है कि कोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, किसी भी एप्लीकेशन का जो हम एक्चुअली कोड लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। और DSA तो अगेन एक टूल है जो LLD यूज़ करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार बस आप ये याद रखो, HLD, LLD, DSA और एप्लीकेशन के बीच में क्या एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और एक आखिरी कंक्लूजन जो मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस लाइन को याद रखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इफ़ DSA इज़ द ब्रेन ऑफ एन एप्लीकेशन, LLD इज़ द स्केलेटन। अगर आप बस ये लाइन याद रख लो तो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अगर DSA ब्रेन है किसी भी एप्लीकेशन का तो LLD उसका स्केलेटन है, दैट्स इट। ये सारी चीज़ें, सारा डाउट क्लियर कर देगा। आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हुआ होगा, LLD क्या होता है, DSA क्या होता है और HLD क्या होता है, और तीनों में रिलेशनशिप क्या है। आपको पता चला होगा कि LLD हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, और LLD किन किन चीज़ों से डील करता है।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, हम पिलर्स ऑफ ऊप्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी ऊप्स पढ़ के आए हो तब भी मैं चाहूँगा आप वो वीडियो स्किप ना करें, आपको बहुत मज़ा आएगा वो वीडियो देखने में। हम हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करें जो आपको ना पता हो। इसके अलावा अगर आपको ऊप्स को इन डेप्थ में जानना है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करना, मैं रोहित की पूरी प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा ऊप्स की, आप वो देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।